वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ द समर हिकारू डाइट को, और तुम सबका दिल से शुक्रिया इस सीरीज को इतना पसंद और सपोर्ट करने के लिए। तो लास्ट पार्ट में हमने क्या देखा था कि हिकारू अपने ट्रू फॉर्म में आ चुका है, जिसे देख के सारे गाँव वाले काफी घबराए हुए हैं। और यूसुके उससे बात करने की कोशिश करता है और उससे एक विश मांगता है कि अब वो किसी और की विश पूरा नहीं करेगा, और हिकारू का आधा हिस्सा भी उसे दे देता है। और हिकारू को वो आधा हिस्सा मिलने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल होने लगता है और चैप्टर वहीं पे एंड हो गई थी। तो अब हम लोग देखेंगे कि उसके आगे क्या होता है। और सच कहूँ तो ये चैप्टर काफी क्रेजी होगा, क्योंकि हम लोग इसमें हिकारू के फादर और उस एंटिटी की एक ऐसे मूवमेंट देखने वाले हैं, एक ऐसी कॉन्वर्सेशन देखने वाले हैं जो सही में काफी इंपॉर्टेंट था। और उसी से काफी सारे सीक्रेट्स रिवील होते हैं कि आखिर क्यों उस एंटिटी को अपना पास्ट याद नहीं था, और नानोकी-सामा असल में नानोकी-सामा बना कैसे, वो सब कुछ तुम्हें इस चैप्टर में पता चलेगा। तो पूरा एंड तक ही देखना। तो चलो बिना टाइम गवाए अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत एक पुरानी याद से होती है। दो बच्चे घबराए हुए भाग रहे हैं। उन्होंने पहाड़ों के अंदर कुछ देखा है और वो गांव वालों को उसके बारे में बताने जा रहे हैं। पहले लगता है कि शायद ये हिकारू है, क्योंकि उसके कपड़े और अपीयरेंस काफी मिलती जुलती लगती है, लेकिन नरेशन तुरंत क्लियर कर देता है कि ये हिकारू नहीं है, ये हिकारू के फादर है। और यहीं से चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि हिकारू के फादर उस एंटिटी के सामने खड़े हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो डरा हुआ नहीं लग रहा, ना ही वो किसी भगवान के सामने खड़े इंसान की तरह बिहेव कर रहा है। वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हैं, जैसे सामने कोई पुराना जान पहचान वाला हो। वो कैजुअली बताते हैं कि रिचुअल खत्म हो गया है, फिर हंसते हुए कहते हैं कि हाल ही में मेरा एक बेटा पैदा हुआ है, यानी कि हिकारू। और फिर मजाकी अंदाज में बोलते हैं कि तुम उस बच्चे का ध्यान रखना। अब हो सकता है कि ये लाइन छोटी लग सकती है, लेकिन एटमॉस्फेयर बहुत अजीब है, क्योंकि आम लोग ओनोकी-सामा के सामने सिर झुकाते हैं, लेकिन हिकारू के फादर उसे कैजुअली बात कर रहे हैं, जैसे वो उसे इंसान की तरह देखते हों। और नरेशन ओनोकी-सामा के पर्सपेक्टिव में शिफ्ट हो जाता है, और यहाँ से हमें पता चलता है कि हिकारू के फादर उसके लिए कितना स्पेशल थे। ओनोकी-सामा बताता है कि उसने इंडो फैमिली के काउंटलेस मेंबर्स को देखा है, जनरेशंस गुजरते हुए देखा है, लेकिन हिकारू का फादर सबसे अलग था। वो कभी उससे डरा नहीं, कभी उसके सामने सिर झुकाकर खड़ा नहीं हुआ, और शायद इसी वजह से ओनोकी-सामा उसे याद रखता है। फिर एक और शॉकिंग डिटेल सामने आती है। ओनोकी-सामा याद करता है कि एक वक्त ऐसा भी था जब हिकारू के फादर ने उसे लगभग निगल ही लिया था। अब ये लाइन का एग्जैक्ट मीनिंग अभी पूरी तरह तो क्लियर नहीं है, हो सकता है ये लिटरल हो या फिर हो सकता है एक सिंबॉलिक हो, लेकिन एक बात क्लियर है, दोनों के बीच रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं था। वो सिर्फ डिवोटी और डेटी का रिलेशनशिप नहीं था, उनके बीच एक अजीब सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी थी। उसके बाद हिकारू के फादर एक ऐसी बात बोलते हैं जो पूरे चैप्टर का हार्ट है। वो कहते हैं कि लोग ओनोकी-सामा को भगवान समझते हैं, गाँव वाले उसकी पूजा करते हैं, उसके नाम पर रिचुअल्स होते हैं, उसे डिवाइन बीइंग माना जाता है, लेकिन सच कहूँ तो तुम मुझे भगवान नहीं लगते। ये लाइन सुनते ही चैप्टर का इमोशन टोन बदल जाता है, क्योंकि सदियों से शायद किसी ने ओनोकी-सामा से ऐसी बात नहीं की थी। हर कोई उससे मिरेकल और ब्लेसिंग की उम्मीद करता रहा, लेकिन पहली बार कोई उसे देखकर कह रहा है कि तुम भगवान नहीं हो। हिकारू के फादर आगे कहते हैं कि लोगों ने खुद ही तुम्हें ओनोकी-सामा बना दिया, खुद ही तुम्हारे नाम पर पूजा शुरू कर दी, खुद ही तुम्हारे लिए रूल्स और ट्रेडिशन बना दिए, लेकिन तुमने कभी ये सब नहीं मांगा। तुमने कभी नहीं कहा कि लोग तुम्हारी वर्शिप करें, तुमने कभी नहीं कहा कि तुम भगवान बनना चाहते हो। और फिर हिकारू के फादर असली बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें लगता है कि तुम बस आजाद होना चाहते हो, बस फ्री होना चाहते हो। ये लाइन सुनकर लगता है जैसे किसी ने पहली बार ओनोकी-सामा के दिल की बात समझ ली हो। हिकारू के फादर फिर एक विश मांगते हैं, लेकिन ये विश बाकी लोगों की विश के जैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो पैसा नहीं मांग रहे, पावर नहीं मांग रहे, मिरेकल नहीं मांग रहे, वो ओनोकी-सामा के लिए विश मांग रहे हैं। वो कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम फ्री हो जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम ओनोकी-सामा जैसे टाइटल्स भूल जाओ, उस आइडेंटिटी से बाहर आ जाओ जो लोगों ने तुम पर थोपी है, बस आजाद हो जाओ। और अब ये फाइनली क्लियर हो जाता है कि आखिर क्यों हिकारू के अंदर जो आइडेंटिटी थी उससे अपना पास्ट क्यों नहीं याद था, क्योंकि हिकारू के फादर ने उससे विश मांगा था कि तुम इस टाइटल को भूल जाओ ओनोकी-सामा कौन है। इसीलिए अपने पास्ट के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था। और ये मोमेंट पूरे चैप्टर का इमोशनल पीक है, क्योंकि पहली बार किसी ने ओनोकी-सामा से कुछ लेने की जगह उसके लिए कुछ चाहा है। पहली बार किसी ने उसे एक बीइंग की तरह ट्रीट किया है, एक ऐसी एग्जिस्टेंस की तरह जो अपनी मर्जी रख सकती है, अपनी ख्वाहिश रख सकती है। और शायद इसी वजह से ये बात ओनोकी-सामा के अंदर बहुत गहरा असर छोड़ देती है, और फ्लैशबैक भी धीरे धीरे यहीं खत्म होने लगता है, और हम प्रेजेंट टाइमलाइन में लौट आते हैं। अब हिकारू को अचानक सब कुछ याद आ गया है, जैसे उसके दिमाग का एक मिसिंग पीस अपनी जगह पर आ गया हो, जैसे कोई पुरानी मेमोरी फाइनली कंप्लीट हो गई हो। इसी वक्त यूसुके उसके पास आता है, और हिकारू उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है, और ये स्माइल सच में काफी इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि नॉर्मली हिकारू की स्माइल अनकंफर्टेबल लगती है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सच में शांति नजर आती है, जैसे कि वो फाइनली समझ गया हो कि उसके फादर क्या कहना चाहते थे। लेकिन चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ। अब एंट्री होती है कंपनी वाली वोमेन की। वो अनाउंस करती है कि हिकारू ने अपना दूसरा हब एब्जॉर्ब कर लिया है। अब वो कंप्लीट हो चुका है, यानी जो फ्रैगमेंट एग्जिस्टेंस थी अब एक हो गई है। ये सुनते ही सिचुएशन और भी सीरियस हो जाता है। गांव वाले भी इस बात को चुपचाप एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये सब देख के वैसे ही वो लोग घबराए हुए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। वोमेन फिर हिकारू को एक ऑफर देती है। वो कहती है कि गांव में अब तुम्हारे लिए जगह नहीं बची, हमारे साथ चलो, कंपनी तुम्हारे लिए एक नई जगह बना देगी, यूसुकी भी हमारे साथ आ सकता है। अब सरफेस लेवल पे ये एक इनविटेशन लग सकती है, लेकिन रियलिटी में ये कंट्रोल का ऑफर है। कंपनी एक कंप्लीट हिकारू को अपने पास रखना चाहती है, उसकी पावर को समझना चाहती है और शायद उसे एक्सप्लॉइट भी करना चाहती है। लेकिन हिकारू सीधा मना कर देता है। उसका जवाब सिंपल है, उसे कोई कंपनी की जरूरत नहीं। इसी मोमेंट पर उस वुमेन को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है कि असली की हिकारू नहीं था, असली की तो यूसुकी है। वो रियलाइज करती है कि यूसुकी ही वो इंसान है जिसने हिकारू को कंप्लीट होने में हेल्प की। यूसुकी ही वो ब्रिज था जो ह्यूमन इमोशन और इस सुपरनैचुरल एग्जिस्टेंस को कनेक्ट कर रहा था। और शायद इसी वजह से कंपनी यूसुकी को प्रॉब्लम के रूप में देखने लगती है, या फिर थ्रेट भी कह सकते हो। तो वोमेन एक हॉरिफाइंग रिक्वेस्ट करती है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं आओगे तो मेरी एक विश है, तुम यूसुकी को मार डालो। और ये सुनते ही एटमॉस्फेयर एकदम ठंडा पड़ जाता है। यूसुकी शॉक हो जाता है और हिकारू भी उसकी तरफ देखने लगता है, जिससे हम लोग साफ साफ ये समझ सकते हैं कि कंपनी वाले कितने गिरे हुए आदमी हैं। वो अपने मकसद में कामयाब होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी गिर सकते हैं। लेकिन तब हिकारू एक ऐसी लाइन बोलता है जो पूरी चैप्टर का कंक्लूजन बन जाती है। मैं विशेष ग्रांट नहीं करता, और सच कहूँ तो अब मैं विशेष ग्रांट कर ही नहीं सकता हूँ। और ऐसा क्यों है? क्योंकि यूसुकी ने ये विश मांगा था कि हिकारू अब किसी की भी विश पूरी नहीं करेगा। उसे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का पूरा हक है, उसके ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं। इसीलिए अब हिकारू अपनी मर्जी से कुछ भी करेगा, ना कि किसी का विश पूरा करेगा। और हिकारू के फादर ने भी कभी ओनोकीसामा को फ्रीडम की विश दी थी, और अब यूसुकी और हिकारू के फादर की विश ने ही इस एंटिटी को पूरी तरह से बदल दिया है। अब वो पुराना विश ग्रांटिंग गॉड नहीं रहा, अब वो कुछ और बन चुका है। तभी तनाका वहाँ पे आ जाता है और जोर से हंसने लगता है, जैसे उसे फाइनली पूरा सच समझ में आ गया हो। और फिर वो यूसुकी की तरफ देखकर कहता है, थैंक यू सुजुनाका कुन, तुमने कंपनी की सारी मेहनत बर्बाद कर दी। और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। और इस चैप्टर का सबसे बड़ा रिवील ये नहीं था कि हिकारू कंप्लीट हो गया। सबसे बड़ा रिवील ये है कि हिकारू के फादर ने सालों पहले ओनिकिसामा को एक नई आइडेंटिटी दी थी, एक ऐसी आइडेंटिटी जो भगवान की नहीं बल्कि एक फ्री एग्जिस्टेंस की थी। और शायद इसी वजह से आज कंपनी के पास पावर होने के बाद भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि जो बीइंग आजाद हो चुकी हो उसे किसी केज में बंद नहीं किया जा सकता। तो अब सवाल ये है कि कंपनी अपना अगला कदम क्या उठाएगी, और यूसुकी को मारने की बात करने के पीछे उनका असली ऑब्जेक्ट क्या है। ये जवाब हमें अगले चैप्टर में मिल सकता है, और वो जानने के लिए तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो हाँ, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने मैंथन भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना।